हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें चार्जेस कि चार्जेस क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वायर। जब वायर में जब चार्ज फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है? इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि इसकी सिंपल भाषा में एक डेफिनेशन हो सकती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमें बता रखा है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर। रिपेल का मतलब दूर भागते हैं लाइक चार्जेस। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमें बता रहा है जो स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो स्मॉलेस्ट चार्ज इस चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड। क्वांटिसाइज मतलब क्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम देखते हैं एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की होती कूलम, जो इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इज नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें बताया गया है 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पोसेस on a negative charge of 1.6 into 10⁻19 कूलम। और ये बोल रहा है कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितने कूलम ऑफ चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले डायग्राम में समझा गया कि प्लस प्लस रिपल्शन करेंगे, माइनस माइनस रिपल्शन करेंगे। ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब जिसमें कुछ नहीं होगा, और माइनस प्लस क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे हमें समझाया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू, ये इंटू है, इंटू 10 की पावर, ये क्या है? पावर है, मतलब 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कूलम चार्ज में? 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे डेफिनेशन आती है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने ऊपर ही देख ली थी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बता रहा है कि जो चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे? नेगेटिव का अपोजिट कौन है? पॉजिटिव। तो मतलब जो चार्ज फ्लो करते हैं वो कैसे करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके बाद पढ़ते हैं फिर से डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, वही दे रखी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सेम टू सेम पॉइंट दे रखा है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे देखते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ फ्लो करता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इसके बाद लॉजिक देखते हैं इसका कुछ लॉजिक बता रखा है। इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट। जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिर क्या हुआ? जो पॉजिटिव चार्ज था वो फ्लो कर रहा था, ठीक है, किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। कन्वेंशनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें कुछ नहीं है, मेन ये बात बता रखी है कि जो हमारा चार्ज फ्लो करता है, जो हमारा चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है, वो कैसे करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। आगे देखते हैं। आगे हमें जो इसमें एक फॉर्मूला बताया गया है करंट का,
करंट का फॉर्मूला होता है, करंट को हम I से दिखाते हैं, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में क्या होता है T। Q का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, द SI यूनिट, जो SI यूनिट बताई गई है करंट की, वो एम्पियर, जिसे कैपिटल A से दिखाया जाता है। डिवाइस जो यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए, उसका नाम है एमीटर, और एमीटर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है जो हमें दिखाया गया है इसमें। ठीक है, व्हाट इज 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट, मान लो एक सर्किट है और उसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है और 1 सेकंड में कर रहा है, मतलब 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में करेगा, उसे कहेंगे हम 1 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारे पास क्या होता है? बैटरी होती है, स्विच होता है, वायर होती है, बल्ब होता है, स्विच होता है, इन सब से मिलके क्या बन जाती है? हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। और ये फॉर्मूला अभी हमने देख लिया, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ये हमने देख लिया। अब हमारे पास कुछ सिंबल दे रखे हैं ये इस वाली टेबल में, जैसे सेल का सिंबल, सामने बैटरी का दे रखा है, प्लग की स्विच का दे रखा है, प्लग की स्विच क्लोज का दे रखा है। ठीक है, वायर का दे रखा है, वायर क्रॉसिंग का दे रखा है, ये सारे क्या हैं? सिंबल्स हैं। इसके नीचे आते हैं तो नीचे भी हमें कुछ सिंबल दे रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, रेजिस्टेंस का दे रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। एमीटर का सिंबल ये होता है और वोल्ट मीटर का सिंबल इस टाइप से होता है। ठीक है, ये सिंबल्स हो गए। अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम होते हैं। नंबर ऑफ 1 कूलम इज गिवन बाय, तो नंबर Q अपॉन E, Q का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम, और E का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, तो मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब क्या होता है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक चार्ज फ्लो करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेल और बैटरी इज यूज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। सेल और बैटरी क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम होता है वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज भी इसी का नाम है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं? V से। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्क टन। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। और वोल्ट की क्या यूनिट होती है? V का मतलब तो वोल्ट ही हो गया, इसकी यूनिट तो V होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या बता रखी है हमें? वोल्ट बता रखी है। क्या बता रखी है? PD की ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट। What is 1 volt? The potential difference between 2 points is said to be 1 volt. 1 joule of work done in moving 1 coulomb of electric charge. इसके कहने का मतलब ये है कि 1 volt is equals to 1 joule। 1 joule क्या करेगा? 1 joule of work done, मतलब कितना काम हो जाएगा? 1 joule move 1 coulomb, मतलब 1 volt होगा 1 joule अपॉन में 1 कूलम, उसे कहेंगे हम 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें बता रखा है इसमें, ये हमें दे रखा है डायग्राम, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। और जबकि करंट किसके द्वारा मेजर किया जाता है? एमीटर के द्वारा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का डायग्राम हमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आ गया। अब ओम्स लॉ को समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, पीडी के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि करंट यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, वी के यानी कि पीडी के, ठीक है। और इसके बाद बता रखा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, और बाकी सारी कंडीशन कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये वाला जो एक डायग्राम हमें बताया गया जिसमें करंट हमें दिया है एक्स एक्सिस वाली लाइन पे और वोल्टेज हमें दिया है वाई एक्सिस वाली लाइन पर, ठीक है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। ये भी हमें ध्यान रखना है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली का मतलब क्या होगा कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होगा ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। करंट अगर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, करंट अगर कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। ये हमारे पास किसका रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसके बाद एक फॉर्मूला बताया गया V इजिकल्स टू आई आर, ये किसका फॉर्मूला है, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है, वोल्टेज यानी कि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है आई आर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हो सकता है R इजिकल्स टू वी अपॉन आई, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम आगे पीछे करके बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बता रखा है R इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। जो R होता है वो कांस्टेंट होता है मेटलिक वायर में एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर यानी कि एक वायर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम होता है। किसको, कौन करता है रोकने का काम, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, नहीं ओम्स होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओनली ओम, ओम मीटर नहीं होती। ओम मीटर जो होती है वो रेसिस्टिविटी की होती है, उसको आगे देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, 1 ohm is defined as the resistance of a conductor with a potential difference of 1 volt applied। हमने क्या करा, 1 ohm हमें बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 ohm हमने क्या करा, 1 ohm हमें करना है, तो 1 ohm क्या करेंगे, हमने क्या करा, 1 वोल्ट अप्लाइड करा, कितना 1 वोल्ट, और कितना है एंड विद 1 एम्पियर। तो यानी कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या है, 1 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे 1 एम्पियर में, ठीक है। 1 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अगर हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो करंट भी कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर फ्लो होगा, उसी को कहा जाएगा हमारा 1 ओम, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक तो लेंथ है, ठीक है, और एक एरिया है, ठीक है। अब इसमें लेंथ और एरिया, लेंथ क्या है, resistance is directly proportional to the length, resistance is inversely proportional, resistance is inversely proportional to the area of cross section, ठीक है। ये इन्वर्सली, साइन दोनों का सेम होता है, लेकिन इन्वर्सली हमें पता कैसे चलता है कि वो सामने नहीं आना चाहिए, तो सामने तो ए नहीं आ रहा, ए कहाँ आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर के होता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होता है, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला मिलता है रेजिस्टेंस का जिसमें आ जाता है, अब इसको हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हमें हटाना है, ये वाले साइन को, तो इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले आते हैं पी। पी का मतलब होता है रो, क्या कहते हैं इसे, रो। अगर हमें इस वाले साइन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू ले आएंगे रो। तो कांस्टेंट वैल्यू जैसी रो आ जाएगी, इक्वल टू का साइन आ जाएगा और एल अपॉन ए, तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा आर इजिकल्स टू पी एल अपॉन ए। पी का मतलब क्या होगा, रेसिस्टिविटी यानी कि रो, और एल का मतलब लेंथ ऑफ वायर, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेयर P is the resistivity or a specific natural resistance of a
मटेरियल। इसके बाद हम देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज और पैरेलल, तो ये देखो जो हमें फर्स्ट वाला इसमें R1 R2 R3 एक लाइन में अगर लगे हैं ऐसे एक लाइन में, तो ये सारे क्या हैं, सीरीज में है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका हो जाएगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला। इसके बाद आगे देखते हैं सीरीज रेजिस्टेंस का, ये बता रखा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बता रखे हैं। करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन द सेम। इसके अंदर जो करंट रहता है वो एक जैसा रहता है। ठीक है, वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन वोल्टेज क्या होते हैं, डिवाइड, जैसे इसमें 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 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे, मतलब जो टोटल होता है और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब जैसे एक ये R है, पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 2 था, तीसरे वाले में 3 था, तो ऐसे प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 ओम। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टोटल और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब सबको प्लस करने पे हमें पूरा टोटल मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर V बता रखा है, V इजिकल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V का फॉर्मूला होता है IR। V1 का मतलब IR1, V2 का मतलब IR2, V3 का मतलब IR3। जब इन सबको हम प्लस कर देंगे, जब इन सबको प्लस कर दिया जाएगा, IR1 IR2 IR3, रेजिस्टेंस इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला होता है 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये जो पैरेलल हमें दिखता है वो इस तरीके से दिखते हैं, एक के नीचे एक, पैरेलल की नीचे। इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I is equal to the sum of the separate current through the each branch of the combination। इसमें भी क्या होगा, V इजिकल्स टू IR। ठीक है, I इजिकल्स टू V/R, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। इसके अलावा ये बता रखा है इसने 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने दिए हों उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है हमारे लिए, ये वाली दोनों, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन में जैसे ये क्या है, हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल के सामने वोल्ट मीटर लगा होगा। ठीक है, और एम मीटर लगाया जाता है सीरीज कनेक्शन में। सीरीज मतलब एक लाइन में जो होगा सीरीज होगा इस टाइप से। ठीक है, और पैरेलल क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जो होगा उसमें लगाया जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें डिफरेंस दे रखा है रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर है। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो होता है किसका, वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट क्या करता है, फ्लो करता है उस कंडक्टर के अंदर। जैसे R इजिकल्स टू V/I, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो ऑफर करता है कंडक्टिंग ऑफ अ वायर यूनिट लेंथ एंड यूनिट द क्रॉस सेक्शन, यानी कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसमें बताया गया है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सब्सटेंस और टेम्परेचर के ऊपर, और प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। अब इसके अंदर, इस टेबल के अंदर हमें ये बताया गया है कि किसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर रेसिस्टिविटी हमें देखनी है तो निक्रोम की है। निक्रोम की रेसिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 100 × 10⁻⁻⁶। और सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है, 1.60 × 10⁸। ठीक है, -8, ये हमें बता रखी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। ठीक है,
अब W का मतलब क्या होता है, वर्क डन। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब क्या होता है, इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो V इंटू आई इंटू टी, ठीक है, V इंटू आई इंटू टी ऑन अप्लाइंग द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब हमारे लिए जो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम जूल्स लॉ को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जो हीट है उसके सामने, हीट के सामने आई स्क्वायर भी लिखा हुआ है, अगर हीट के सामने देखेंगे तो आर भी लिखा हुआ है, और हीट के सामने देखेंगे तो टी भी लिखा हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, जो हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम फॉर विच करंट इज पास, ठीक है। तो यही हमारा पूरा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हमारा बन जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद आगे आते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ होता है आयरन यानी कि प्रेस में, बल्ब में और हीटर में। जो भी हीटिंग वाली चीज़ होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बल्ब में जो लाइट आती है, फिलामेंट बल्ब, जो फिलामेंट होता है जो बल्ब का, वो क्या देता है, हमें लाइट देता है, ठीक है, और वो हीट पैदा करता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ, वो किसका बना होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन मेटल का बना होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, वो एलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीजर वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म, और इसी सेम मैकेनिज्म पे हीटर और गीजर भी काम करते हैं, उनके अंदर भी एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं फ्रॉम अ हाई वोल्टेज। जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ मेड ऑफ एलॉय ऑफ मेटल, वो एलॉय ऑफ मेटल का बना होता है, जैसे लेड, टिन, ईटीसी। इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज देन स्पेसिफाइड फ्यूज़ वायर मेल्ट। तो फ्यूज़ वायर क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, वो टूट जाती है और अलग हो जाती है, एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा लेती है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें दे रखा है पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। W अपॉन टी किसका फॉर्मूला, पावर का, ठीक है। पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। एक और देखते हैं फॉर्मूले और भी हैं पावर के, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, और एक और फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट होती है W, ठीक है, से डिनोट किया जाता है। 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट का अगर मल्टीप्लाई हम 3600 सेकंड से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 लाख जूल आ जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी इसे लिख सकते हैं। द यूनिट ऑफ वॉट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। Therefore, in actual practice, we use as a much larger unit kilowatt. बड़ी यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट, इसकी बिगर यूनिट होती है, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट, जो 1000 वॉट के बराबर होती है। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। और एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हमें बता रखा, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसका प्रोडक्ट होता है, पावर और टाइम का। मतलब एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनता है, एनर्जी का फॉर्मूला बनता है जब हम लिखते हैं P, क्या लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। अब W की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे P इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी लिख सकता हूँ। मैंने E अपॉन टी से लिख दिया, क्या लिख दिया,
P इज इक्वल्स टू E अपॉन में T, E अपॉन में T लिख दिया। अब जब T का मैं P से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक फॉर्मूला मुझे मिलेगा P इंटू टी। क्या फॉर्मूला मिलेगा? P इंटू टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इंटू टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर। इसकी यूनिट क्या होती है? वाट आवर होती है, मतलब W और H इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used in 1 hour। मतलब ये हमें किसके बारे में बताया गया? 1 watt hour के बारे में बताया गया। 1 watt hour क्या होता है? जब एनर्जी कंज्यूम की जाती है 1 watt ऑफ पावर इज यूज टू 1 आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कमर्शियल यूनिट अगर पूछी जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है किलोवाट आवर। एनर्जी की अगर पूछेगा तो होती है KWH, ये किसकी हो जाएगी? एनर्जी की। ठीक है, और अगर हमसे पावर की पूछता है तो पावर की कमर्शियल यूनिट हो जाएगी KW, और उसे हम डिनोट करते हैं, वो KW किसकी होती है? पावर की होती है। किसकी होती है? पावर की। पावर की किलोवाट होती है और एनर्जी की होती है किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो आज ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।